हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो ये सेशन लेकर के आऊं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग को एग्जाम हॉल में इस चैप्टर से 10 नंबर का पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछ ही लिया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को कभी कभी इसमें से सब्जेक्टिव में जो है 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला तो फिक्स है, हर एक साल इसमें से पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 नंबर वाला भी इसमें से पूछा जाता है। तो चलिए आज जो है हम लोग इसका संपूर्ण डिटेल जानेंगे। सबसे पहले नंबर बात मैं आप लोग को बताता हूं, इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर पढ़ने वाले हैं सारांश। तो सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। सारांश में आप लोगों को 5 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्लियर कर दूंगा। अब उसके बाद आप लोग को अंत में सबसे लास्ट में जब ये पूरा सारांश खत्म हो जाएगा, इनका जीवनी खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा क्या, ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को 2009 से लेकर के अब तक न्यू सिलेक्टेड, जो आप लोग को 2024 तक आप लोग को जो पूछा जाएगा, वो पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एकदम देखना है। यहां से 10 नंबर एकदम कंफर्म कर लेना है। और इसका पूरा चैप्टर का जो है, ये बैक वाला जितना चैप्टर है, तीसरा चैप्टर तक, वो आप लोग को प्ले लिस्ट बना दिया गया, यानी कि ऑल चैप्टर का मैं आप लोग को प्ले लिस्ट बना रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर बात समझ लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर साहब जो है अर्धनारीश्वर के लेखक है। तो लेखक तो है, ये क्या है अर्धनारीश्वर? तो निबंध है। और अर्धनारीश्वर किनका किनका रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या है? कल्पित रूप है। क्या है मेरे पास? कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। आधा नारी आधा ईश्वर, समझ रहे ना? अर्धनारीश्वर, समझ रहे? उसके बाद कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहारी बाबू थे। कौन थे? बिहारी बाबू। याद रखना हमारे प्यारे लाल, जब तक हम आपके साथ है तब तक क्या चीज का भाई बात है, समझ रहे हैं ना? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू हो रही है हम लोगों का पढ़ाई। पाठ 4, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर साहब इसका लेखक है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आप लोग को याद रखना है। लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। इनका जन्म जो है सितंबर 1908 में हुआ था, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। और निधन जो इनका 24 अप्रैल 1974 को हो गया, ठीक है ना? और 1974 को आप लोग पढ़े थे क्या? 1974 को जो है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने आप लोग को पिछला चैप्टर, तीसरा चैप्टर में पढ़ाया था। अब क्या करा है, इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है जो भी मैं अभी बताया हूँ। अब माता पिता का नाम हम लोग जानेंगे। क्या? देखिए, माता और पिता। तो माता पिता के नाम, माता का नाम था मनरूप देवी एवं पिता का नाम था रवि सिंह, यानी कि आप पति श्यामावती देवी, पत्नी पत्नी होगा, पत्नी पत्नी पत्नी। क्या मेरे पेशेंट? पत्नी, पत्नी का नाम था श्यामावती देवी। तो याद रखना है, माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम जो है रवि सिंह, और पत्नी का नाम जो है श्यामावती देवी, ठीक है ना? श्यामावती देवी। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो आता है इनका सारांश आता है, जिससे आप लोगों को 5 नंबर और 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर बढ़िया से एकदम पढ़ना है। इसमें नर और नारी के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। आज हम लोग पूरा जान जाएंगे नर और नारी के बारे में। देखिए, राम प्यारी सिंह दिनकर, ठीक है ना? रामधारी है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर। सितंबर 1908 से 24 अप्रैल 1974 तक इनका जन्म तिथि चला है, इतना से इतना तक है इनका। फिर क्या कर रहा है कि दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी जो है हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। कवि भी थे और निबंधकार भी थे, दो थे। ये वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं, वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। फिर कह रहा है दिनकर स्वतंत्रता पूर्व, मतलब स्वतंत्रता से पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। मतलब जब देश अपना जब आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले जो है ये जो है, समझ रहे हैं ना, क्या चीज के रूप में? तो स्वतंत्रता से पूर्व विद्रोही कवि के रूप में इनको जाना जाता था, क्योंकि अंग्रेज जो लोग अंग्रेज के खिलाफ ये कविता लिखते थे, और अंग्रेज जो है, अंग्रेज सब जो है मतलब इनको विद्रोही करार देता था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। अरे बिहारी बाबू रे प्यारलाल, बिहारी बाबू, एक बिहारी 100 पे भारी, समझ रहा है ना? समझ रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम बिहारी, समझ रहे ना? राष्ट्रपति ये थे बिहारे से।
स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। देखिए प्यारेलाल, स्वतंत्रता से पहले इनको मतलब कि विद्रोही कहा जाता, विद्रोही कवि, और स्वतंत्रता के बाद इनको राष्ट्र कवि। और राष्ट्र कवि जो है प्यारेलाल अपना बिहारी बाबू, और अपना प्रथम राष्ट्रपति जो है भारत के कौन बने, बिहारी बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी रामधारी सिंह दिनकर जो है राष्ट्र कवि बने। क्या बने, राष्ट्र कवि। सोचिए मेरे प्यारेलाल, ऐसे ऐसे कवि के बारे में बिहार के थे, और हम लोग बिहारी होकर के इतना तैयारी कर देते हैं, जहां जाते तहां भटकते रहते। भटकने का नहीं प्यारेलाल, भटकाने वाला बहुत है। अब आगे देखिए, छायावादोत्तर कवि, यानी कि ये छायावादी कवि थे, कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। यानी कि छायावादी कवि, छायावादी जो युग है उसके युग के प्रथम कवि कौन थे, तो वो कहिएगा आप लोग रामधारी सिंह दिनकर। पूछता है छायावादी कवि कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे। एक और उनकी कलियों में औज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति, क्या क्रांति की प्रकार है। मतलब ये जो एक और जो है कलियों, क्रांति, ये विद्रोह के बारे में, इनके बारे में मतलब सब बोलता था, ठीक है ना, विद्रोही या क्रांतिकारी बोलता था। तो दूसरी ओर कोमल, श्रृंगारिक और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो दूसरी ओर जो है श्रृंगारिक, भावनाओं की, कोमल की, समझ है, कोमल की और श्रृंगारिक की भावनाओं से देखा जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन्हीं दो प्रकृतियों का परम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और नामक कीर्तियों में मिलता है। मतलब कुरुक्षेत्र नामक जो है कीर्ति जो है इनका, पूछेगा कि कुरुक्षेत्र किसने लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र किसने लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। इसी में इनका जो दो रूप मिलता है, एक विद्रोही के बारे में तो एक कोमल के बारे में। आगे चलते, रामधारी सिंह दिनकर का स्वभाव से सौम्य और मृदु भाषी थे। मतलब सोचिए, स्वभाव से बहुत ही मीठा बोली बोलते थे रामधारी सिंह दिनकर जी, बहुत मीठा बोली। अरे दुश्मन का भी कलेजा पिघल जाता था, समझ रहे हैं ना, और समझ रहे हैं ना प्यारलाल। और जो दोस्त होकर के दुश्मन रहता था उसको कलेजा में दांती लगा देते थे, कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। जो दोस्त रहता था और दुश्मनी निभाता था उसको कलेजा में दांती लगा देते, कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर, बिहारी बाबू प्यारलाल। तो क्या कह रहा है आगे कि जब बात देश की हित अहित की आती थी तो वह हबेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। मतलब कह रहा है कि जब देश के ऊपर कोई भी विद्रोह होता था तो उसके बारे में जब ये कविता लिखते थे तो लिखने में थोड़ा सा भी नहीं कतराते थे कि हम नहीं लिखेंगे, एकदम जोश और जुनून के साथ लिखते थे। अरे भैया क्या कर लेगा, हमरे देश में रहकर हमरे विद्रोह कर देगा। प्यारलाल एक बात तो जान लीजिए, अगर मेरा घर है तो मेरे घर के कोना कोना के बारे में मैं जानता हूं, आप नहीं। उसी तरह से अंग्रेज अपना बिहार के बारे में या अपना देश के बारे में संपूर्ण रूप से नहीं जानता था कि कौन सा लोग कैसे दृष्टि से देखते हैं। समझ रहे हैं ना प्यारलाल, एकदम हमारे प्यारलाल आए। देखिए आगे, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे, आगे कह रहा है कि लेकिन जब बात देश के हित की आती थी तो वह बेबहक होकर के टिप्पणी करने में कतराते नहीं थी। रामधारी, क्या रामधारी सिंह दिनकर ने ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी। बताइए, ए प्यारलाल, कांग्रेस के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी पर, और रामधारी सिंह दिनकर, ए प्यारलाल, रामधारी सिंह दिनकर नेहरू पर। यानी कि एक तरफ बाप एक तरफ बेटी, समझ रहे हैं ना, एकदम मेरे प्यारलाल। अब आप लोग को समझ में आएगा पूरा कहानी। देखिए ये जो है 3 पंक्ति जो है ना से पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाए थे, कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। और सुनाना भी बहुत जरूरत था प्यारलाल, समझ रहे ना। महात्मा गांधी उसी समय में कह दिए थे जिस समय में देश आजाद होने वाला था, उसी समय में, कि कांग्रेस को मिटा दिया जाए वरना ये सत्ता के रूप में, ये मतलब जैसी सत्ता होता है ना, जैसे गुलामी करेंगे अपना देश पर, गुलामी, जैसे बाप के बेटा बेटा के पोता वैसे ही बैठेंगे, यानी कि राजपाट चलेगा। तो महात्मा गांधी इसको हटाने की कोशिश किए थे, लेकिन महात्मा गांधी को नाथूराम गौड़ जो एक मतलब कि समझ रहे हैं ना, ये कर दिए थे। तो जिससे देश में भूचाल आ गया, जिससे देश में क्या गया, भूचाल आ गया था। अब देखिए प्यारे, आप लोग कहे कि सर इसका पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, तो इसका पीडीएफ नोट्स के बारे में हम बता देते हैं आप लोगों को कैसे मिलेगा। कि आप लोगों को जो सबसे पहले नंबर बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऐप का लिंक दे दिया गया है, ठीक है ना, पीडीएफ का। तो वहीं 30 होगा, दिक्कत होगा तो मेरा नंबर आप लोग 9097 020 615
यही मेरा नंबर है, यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो भूचाल मच गया क्योंकि नेहरू जी के ऊपर 3-3 गो मतलब कि जो कहानी सुना दिए थे कहाँ, संसद में। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का पुनाट पंडित नेहरू ने ही किया था। यानी कि दिनकर जी को जो है सांसद भवन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गए थे सांसद बना करके, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखाला कटने से वे नहीं चुके। यानी कि नेहरू जी ही ले गए सांसद में, और नेहरू जी के ही ये जो है जहाँ पर गड़बड़ी होता था वहां पर खिलाफ कर देते थे। बात तो सही है भैया, जो काम करेगा वही तो गड़बड़ करेगा। आगे देखिए, स्त्री पुरुष की समानता का पर्याय है अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में हमें देखते हैं कि भगवान शंकर का आधा शरीर स्त्री का तथा आधा शरीर पुरुष का है। ठीक है ना, आधा शरीर स्त्री का तो आधा शरीर पुरुष का है। किसका है? पुरुष का है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, इनका कहने का मतलब था कि संसद में जो है स्त्री और पुरुष दोनों का समान स्थान होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान शंकर जब खुद जो ब्रह्मांड के रचयिता है वो जो है मतलब कि जो आधा स्त्री का रूप है आधा पुरुष का है। तब बताइए, यह अवतार महिला व क्या कर रहा है, महिला व पुरुष, क्या महिला व पुरुष दोनों समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा जीवन में जितना महत्व पुरुष का है उतना ही स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अपूरा है, यानी कि अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, पूरा करते हैं। यानी कि अगर अर्धनारीश्वर में इनका कहना है कि अर्धनारीश्वर जो शिव और पार्वती का रूप है, और बिना स्त्री के पुरुष मतलब अधूरा होता है, और बिना स्त्री के पुरुष अधूरा, और बिना पुरुष के स्त्री अधूरा। इसका मतलब हुआ कि वहां पर सांसद में भी सीट भैया स्त्री के लिए चाहिए, क्योंकि लिया यह अवतार अर्धनारीश्वर का रूप। ठीक है ना, और धारण जी, ठीक है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे कि ये रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश की पृथक कर दिया। उसके बाद ब्राह्मणी ने अब देखिए, ब्राह्मणी ने क्या कहा, क्या कहा ब्राह्मणी ने मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ब्राह्मणी ने क्या कहा, हाँ, ब्राह्मणी ने उनकी उपासना की, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर ने अपनी मुकुटी के मध्य से अपने ही समान, ठीक है ना, क्रांति वाली एक अन्य शक्ति ही सृष्टि की, जिनसे दक्ष के प्यार उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। यानी कि ये सृष्टि की शक्ति जो है, शक्ति मतलब आप लोग समझते हैं जिसको हम लोग पार्वती कहते हैं, पहले शक्ति के रूप में जानी जाती थी। तो अपना पार्वती माता जो है वो पहले शक्ति के रूप में जाने जाते थे, तो वह दक्ष के पुत्री के रूप में जन्म लिए थे। लेकिन दक्ष में अहंकार होने के कारण वह जो है शक्ति का विनाश हो गया, फिर मतलब सती का विनाश हो गया, और सती फिर से पुनः पार्वती के रूप में आए थे। तो बाद में समझ गए ना, पहले से कांग्रेस का सरकार था, अभी बीजेपी का सरकार है। इसका मतलब आगे समझिए, एक नंबर में क्या करें, नारी और नर एक ही दृश्य है, एक ही द्रव्य होगा यहाँ पर, एक ही द्रव्य की दो ढाली, एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर के है। नर और नारी जो है क्या कर रहा है, एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किसकी शीर्षक कहानी की है? तो ये जो है आप लोग को अर्धनारीश्वर के है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के बारे में ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अर्धनारीश्वर, रोज की जूठन के सदा निरा। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए 2 नंबर हम बताएंगे। 2 नंबर में क्या कर रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो उर्वशी है। कौन है?
उर्वशी है, ठीक है। कौन है मेरे प्यारे स्टूडेंट? उर्वशी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे, कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग बताएंगे। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो आप लोग को दिया गया था पद्म विभूषण। क्या? पद्म विभूषण दिया गया था। कौन मेरे प्यारे स्टूडेंट? पद्म विभूषण, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार किए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कह रहा है सो? आगे कह रहा है कि अर्ध ईश्वर कल्पित रूप है। किनका किनका कल्पित रूप है? किनका किनका है? राधा कृष्ण का, कि शंकर पार्वती का, कि राम और सीता का, कि गणेश और लक्ष्मी का? तो शंकर और पार्वती का। नेक्स्ट हमारे डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अर्ध ईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप लोगों को। कौन है ये? 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करना है। ये पढ़ा दिए आप लोगों को पूरा डिटेल। अब आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऊपर थोड़ा नीचे करते हैं। कभी ऊपर कभी अर्धनारीश्वर पाठ के हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है? तो आप लोगों को निबंध है। क्या है? निबंध है। मैं थोड़ा देर पहले ही पूरा कहानी शुरुआत में ही पूरा डिटेल में बता दिया था, निबंध है। ये क्वेश्चन जितना है सभी 2009 से लेकर के अब तक पूछा गया न्यू सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चन न्यू है, बाकी सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्या कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं? तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें उप कुलपति के रूप में रह चुके हैं, सो पूछ रहा है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं, वो थे भागलपुर विश्वविद्यालय के। कहा? और ये सिमरिया बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, जानबे करते हैं। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो वो है आप लोगों को कल्पित रूप है। क्या है? कल्पित रूप है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो मैं करा दिया हूँ, पूरा सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सभी चीज यहाँ पर डिटेल हो गया है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसका पीडीएफ नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट में 90 प्लस और 450 प्लस लाना चाहते हैं, तो 100% आप लोग को आएगा। आप लोग जो इस नंबर से 9097 020 615 इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करें, 9097 020 615, ठीक है ना। इस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करें और आप लोग को 100% एकदम जो है एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग लहर मचा करके आएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से आप लोग को पीडीएफ नोट्स लेना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, सभी चीज, ठीक है। तो हम लोग अब पूरा डिटेल जानेंगे। इसको थोड़ा कट करना होगा तब ये फाइल खुलेगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट, क्या करना है आप लोगों को, गूगल या क्रोम पर आना है और सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ से अगर बोल भी देते हैं तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, इस पर आप लोग देखेंगे यहाँ से सभी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा। न्यू अपडेट में हमेशा आप लोग को अपडेट दिया जाता है। यहाँ पर डेली टेस्ट दीजिए, आप लोग क्लास 12th वाले हैं, ऑल टू ऑल टेस्ट यहाँ पर लगाया जाता है डेली सुबह शाम 7 बजे, ठीक है ना। 6 बजे से 7 बजे के बीच में रोज सुबह शाम लग जाता है। यहाँ आईएएस, यहाँ पर आर्ट्स, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, वहाँ पर न्यू अपडेट में आप लोग को पल पल की खबर बिहार बोर्ड का मिलते रहता है। तो आप लोग यहाँ से आकर के पूरा एकदम खबर पा सकते हैं और पूरी अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव यहाँ पर तैयारी हो सकता है। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे। बेस्ट ऑफ लक।